उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ अहम बैठक। जनता को राहत देने के मूड में सरकार। कोरोना कर्फ्यू हटाने पर विचार कर रही योगी सरकार। मोदी सरकार की 7वीं सालगिरह पर आरजेडी ने जारी किया पोस्टर। मोदी सरकार की 7 बड़ी परेशानियों का किया जिक्र। कहा, मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के बिगड़े बोल। दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या पर बोले मंत्री, जो किया उसी की मिली सजा। और चंडीगढ़ में शनिवार रात मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। ट्राई सिटी में जगह जगह गिर गए पेड़। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश चेकबानी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना कर्फ्यू हटाने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ एक अहम बैठक की। गौरतलब है कि हमीरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आए, जबकि 19 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामले सिंगल डिजिट में हैं। कर्फ्यू में ढील को लेकर आज प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। राजधानी लखनऊ सहित 5 जिले ऐसे हैं जहां अभी रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि बाकी के 50 जिलों में संक्रमण की दर 100 से कम यानी कि डबल डिजिट में है। लिहाजा कम संक्रमण दर वाले जिलों के जिला अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू हटाने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बाजारों को एक साथ खोलने की बजाय इस तरह से खोलने की योजना है कि एकदम से भीड़ ना बढ़े और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। दरअसल प्रदेश में तेजी के साथ घट रही संक्रमण रेट को देखते हुए सरकार जनता को राहत देने के मूड में है। आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इन 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम मोदी मुश्किल में घिरे दिखाई दे रहे हों। प्रधानमंत्री इस समय अपने ताजा दौर की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि पहली बार काफी संख्या में मोदी समर्थक आंख मूंद कर उनको सपोर्ट करने से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वहीं इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो जाने पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में आरजेडी ने मोदी सरकार के शासन के दौरान 7 साल में जनता को हुई 7 बड़ी परेशानियों का जिक्र किया गया है। इनमें बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कोरोना काल में हुई परेशानियां शामिल हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। आरजेडी के द्वारा पोस्टर के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी को दर्शाया गया है। पोस्टर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि हमारे देश को एशिया का सबसे गरीब देश बना दिया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिए को बढ़ावा मिला है, लेकिन संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रुक गई है। नरवणे ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा के स्तर में भारी कमी देखी गई, लेकिन यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि पाकिस्तानी सेना की ओर से एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया गया। नरवणे ने घाटी में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि घटनाओं पर निगरानी करना जारी है और एक मजबूत घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के युवा अपराध, हिंसा और नशे में लिप्त ना हो। हालांकि संघर्ष विराम पर बात करते हुए नरवणे ने कहा कि फरवरी में सीज फायर समझौता लागू होने के बाद दोनों सेनाओं द्वारा सीमा पार से गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने को लेकर 25 फरवरी को सहमति जताई थी।
तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर सी टूट गई है और सुरक्षा बलों ने उनकी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया है। तमाम आतंकवादी मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। फिर भी आतंकी बीच बीच में कुछ कायराना हरकत कर ही देते हैं। ताजा मामला अनंतनाग जिले से सामने आया, जहां पर शनिवार की शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 स्थानीय युवाओं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आर्टिकल 370 को हटाया गया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज में 60% की गिरावट आई है और इस दौरान हमने तकरीबन 400 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। इसकी मुख्य वजह है बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस द सिविलियंस। सिविलियंस पुख्ता एक्शनेबल इंटेलिजेंस देते हैं फौज को, जिसके माध्यम से इन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। ये अनंतनाग में जो 2 सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि टेररिस्ट जो हैं सिविलियंस को डराना चाहते हैं, उनमें खौफ पैदा करना चाहते हैं कि अगर वो पुख्ता इंटेलिजेंस उनके बारे में सिक्योरिटी फोर्स को देंगे तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। ये तमाम एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और मुझे पक्का यकीन है कि अगले कुछ घंटों में वो टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। जहाँ तक सिविल पॉपुलेशन है, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दे आर यूज्ड टू नाउ लिविंग इन पीस और वो नहीं चाहेंगे कि टेररिस्ट और टेररिज्म। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर शनिवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन 19 लोगों ने अस्पतालों और गांवों में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने केवल 25 मौत की पुष्टि की है। फरार चल रहे 50-50 हजार के इनामी शराब ठेकेदारों का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं एसएसपी ने एसओ लोधा अभय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया। मुख्य आरोपी की पत्नी समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को सुबह से लेकर रात तक गांव देहात और अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले अफसरों को शनिवार को दिन निकलते ही बुरी खबरों ने चौंकाना और घेरना प्रारंभ कर दिया। सुबह पिसावा थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर में 5 मौत से अफसरों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार संतोष कुमार ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ग्रामीणों का आरोप था कि सभी मौत जहरीली शराब से हुई। परसों से ये शराब कांड शुरू हुआ था और परसों से ही बीमार और डेथ्स का जो सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग जो हैं 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। 25 की मौत शराब से हुई है। 25 में सजेस्टिव ज़्यादा है शराब से मौत होने की। अच्छा सर, क्या प्राइमरी रीजन क्या लग रहा है? अब देखिए इसको बगैर रिपोर्ट आए या बगैर जांच हुए ऑथेंटिक रूप से तो कहना मुश्किल है, बट यही है प्राइमरीली तो यही लग रहा है कि जहर शराब में ही कुछ ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से ये इतनी डेथ हुई है। तो शराब को सर पोस्टमार्टम हाउस का अभी भी बॉडियां हैं जो पोस्टमार्टम के लिए कितनी बॉडियां हैं? नहीं, अभी तो रात में तो हमने सब खत्म कर दी थी। जितनी बॉडी थी सब हम लोगों ने निपटा दी थी, पोस्टमार्टम कर दिए थे। कुछ एक गन शॉट का केस था, 2 रोड एक्सीडेंट के केस थे, 2-3 हमारे जो अननोन बॉडी हैं, जैसे अभी एक शायद बंदा देवी पे कोई मिला है ऐसा, तो वो अलग हैं। बाकी अभी शाम तक हमने शराब से जो रिलेटेड डेड बॉडी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हाई स्कूल की परीक्षाएं निरस्त करने को लेकर कहा है कि हमने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा। दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई में परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए परीक्षा के समय को कम कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक के बाद विभिन्न पहलुओं पर बड़ी समग्रता के साथ विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 56 लाख विद्यार्थी बैठने थे, उनमें हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया और साथ में ये भी तय किया गया कि कक्षा 10 से 11वें में उनको प्रोन्नत करने के लिए प्रावधि क्या होगी, इसको तय करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तरीके से समग्रता के साथ विचार करने के बाद
छात्रों के भविष्य को देखते हुए और इंटरमीडिएट की परीक्षा का महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में ये निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाए। प्रतिवर्ष जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे। इस बार की परीक्षा में जो समय अवधि 3 घंटे की थी इंटरमीडिएट में, उसको घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया है और साथ में जो 10 क्वेश्चन में 5 करने होते थे उनकी जगह विकल्प दिया गया है कि 10 में से केवल 3 प्रश्न को ही चयनित करना है, विद्यार्थी को करना है। इस प्रकार की व्यवस्था करके परीक्षा को संपादित कराने का और समय से उसके बाद परीक्षा फल निकल सके, इसकी तैयारी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा किया गया है। छात्रों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा, जो कोविड-19 का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन, ये कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। पहले से ही हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया। जो बैठने की दूरी है वो एक निश्चित दूरी पर बच्चों को बैठाला जाए। साथ में कोरोना की स्थिति, संक्रमण की स्थिति सामान्य हो और इसके साथ साथ जो दिशा निर्देश कोविड गाइडलाइन के अनुसार होंगे उनका कड़ाई से पालन हो। ये परीक्षा जो 12th की कराई जाएगी, 12वीं की कराई जाएगी, उसमें इसको दृष्टिगत रखा जाएगा। पहले से ही जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के का कोर्स था, पाठ्यक्रम था, उसमें 10 माह पहले ही 30% की कमी की गई थी, यानी 30% कम करके पाठ्यक्रम को पठन पाठन की प्रक्रिया जो स्वयं प्रभा चैनल, ई गंगा चैनल, वर्चुअल स्कूल, स्वयं प्रभा चैनल के साथ साथ दूरदर्शन और 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना के विद्यार्थियों को पठन पाठन की प्रक्रिया। भारत में कोरोना संक्रमण केसों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है और अब सबका ध्यान वैक्सीनेशन ड्राइव पर केंद्रित है। वहीं इसी बीच कुछ अस्पतालों के होटल्स के साथ मिलकर कोविड वैक्सीनेशन पैकेज देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि वो सुनिश्चित करें कि सभी प्राइवेट अस्पताल कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और होटल के साथ मिलकर वैक्सीनेशन पैकेज के कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाएं। केंद्र सरकार की ओर से इसे साफ तौर पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के गाइडलाइंस के खिलाफ बताया गया। गाइडलाइंस के अनुसार टीकाकरण के 4 ही तरीके हैं: सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जिसे प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, सरकारी ऑफिस में वर्कप्लेस वैक्सीनेशन सेंटर और निजी कंपनियों में निजी अस्पतालों के जरिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर, और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए उनके घर के पास वैक्सीनेशन सेंटर। इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, इस तरह की खबरें सामने आई कि कुछ निजी अस्पताल होटल के साथ मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में शनिवार रात मौसम ने एक बार फिर करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। रात में आए तूफान से शहर को काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं। कई जगह तो वाहनों के ऊपर पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं बिजली गुल रहने से कुछ इलाकों में अभी तक ब्लैकआउट है। हालांकि रविवार को सुबह ही शहर में मौसम साफ है और धूप निकल आई है। आपको बता दें, शनिवार को पूरा दिन तीखी धूप खिली रही और दिन भर गर्म हवाओं ने लोगों को खूब परेशान किया। रात करीब 11:15 बजे मौसम बदला और तेज हवाएं शुरू हो गई। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका पल्लवी राजपूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजस्थान के भरतपुर में 2 बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार एक डॉक्टर दंपति की दिन दहाड़े सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं दंपति की हत्या पर राजस्थान के चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने शनिवार को एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दंपति ने जो किया उनको उसी की सजा मिली, हर गलती सजा मांगती है। सुभाष गर्ग ने शुक्रवार को ही डॉक्टर दंपति की हत्या पर कहा कि हर गलती सजा मांगती है, उन्होंने जो गलती की उसी की सजा मिली। सुभाष गर्ग ने कहा कि अगर आरोपी पहले से डॉक्टर दंपति को ब्लैकमेल कर रहा था तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी। डॉक्टर के परिजनों ने ही उन्हें पुलिस में शिकायत करने से रोका। अगर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई होती तो यह घटना नहीं होती। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, क्यों इस तरह की हो रही है, उसका भी जायजा ले रहे हैं। लेकिन आप इसमें जानते हैं ये 2 साल पहले की घटना से जुड़ा हुआ मामला है और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है। लेकिन जिस तरह से ये कांड हुआ है इसकी मैं व्यक्तिगत रूप से भर्त्सना भी कर चुका हूँ और आज भी इस बात की मैं निंदा कर रहा हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमलावर आरोपी हैं, जो भी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरी तरह सक्रिय है, टीमें बना दी गई हैं, टीमों के दबिश दे रही हैं वो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर उनको गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर कल एमपी पे भी जो हुआ उसकी भी बिल्कुल इंक्वायरी जारी है और मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर। दूसरी लहर में कोविड-19 के मामलों में जितनी तेजी से इजाफा हुआ था उतनी ही रफ्तार के केसेस भी अब कम हो रहे हैं। केवल 3 हफ्तों में डेली केस का 7 दिन का औसत 8 मई को संक्रमण के पीक रिकॉर्ड संख्या से आधा हो गया है। आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दैनिक मामलों का औसत 2 लाख से कम हो गया और यह आंकड़ा 1,95,183 था, जो कि पीक पर पहुंचने के बाद 3,263 केस का लगभग 50% है। दूसरी लहर में औसत दैनिक मामलों में 50% की कमी देश में महामारी की पहली लहर की तुलना में आधे समय में आई है। पहली लहर में औसत डेली केस 17 सितंबर को पीक पर थे, उसके 6 हफ्तों के बाद 30 अक्टूबर को आंकड़ा आधा रह गया था। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे अब मंद पड़ रही है, लेकिन मौत की संख्या में मामूली ही गिरावट देखी जा रही है। इन हालातों पर कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री से ये क्लियर कीजिए ये उनकी मन की बात है या ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को आपने बोला फ्री बांटेंगे, मुफ्त बांटेंगे, पूरे देश को लगेगी, और आज जो स्पुतनिक भी इवन 900 रुपए का जो बोला गया वो 1200 रुपए की लग रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड कहा जा रहा नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछेंगे
तो 2200 रुपए में लोग लगा रहे हैं। ये इस तरह का अगर आप मुआवजा या जो आप कह रहे हैं कि महामारी में जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उन बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात, तो हमें जहां तक मोदी साहब के कारनामे 7 सालों में दिखे हैं तो मुझे तो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ मन की बात है। वैक्सीन हमारे पास है ही नहीं। सबसे पहले तो सरकार ने इतनी बड़ी बात छिपाई कि हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने कोविशील्ड बनाया, जो सीरम इंडस्ट्री है, और कोवैक्सीन बनाया, आपने ये तो बताया नहीं कि आपका करार है बाहर के एजेंसी, बाहर की कंट्री से कि 84% जो भी आप बनाएंगे आपको इंजेक्शंस तो बाहर देने थे। आपने तो पहले ही झूठ बोला। पहले आपने बोला कि आपने 7.25 करोड़ जो वैक्सीन दूसरे देशों को दी है मैंने दे दी, मैंने बहुत बड़ा उन पे परोपकार किया। जब लोग थू करने लगे क्योंकि हमारे देश में ही लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, फिर आप कहते हैं कि करार है। ये किस तरह का झूठ है और किस तरह का छलावा है। और आज हर प्रदेश त्राहिमाम है। एक तरफ अनाउंसमेंट करते हैं हम फ्री देंगे, एक तरफ अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अब 18+ को मिलनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन होगी तो मिलेगी ना। तो भाई आप वैक्सीन का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लोग 100%, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगी, लेकिन अगर आप देखें, चाहे इनका होम मिनिस्टर हो, चाहे इनके डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे इनके फाइनेंस मिनिस्टर हो, आश्चर्य की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में बोलना है तो वो किसी और विषय के बारे में बोल रहा होता है, चूंकि उसको मोदी साहब को डिफेंड करना होता है। आपका होम मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री के बारे में बोलना है, जहां पे नक्सल हमला हुआ वहां बोलना है तो वो मोदी साहब की भाषा बोल रहे होते हैं, मोदी साहब को डिफेंड कर रहे होते हैं। पूरी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स ही, टोटल मंत्रालय मोदी, और मोदी को कैसे बढ़ाना है और चुनाव में क्या रणनीति बनानी है, सिर्फ उसकी रणनीति इनका मंत्रालय बनाता है। बिल्कुल सही है कि ये उनका एक्सपीरियंस हुआ जब चुनाव से पहले, और मोदी भक्त जो हैं और प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं वो लोगों को जो आपके साथ नहीं है उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी देखा है कि एक तरफ एक मंत्री किसी जात को लेके, किसी कम्युनिटी को लेकर बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, और फिर बाद में मोदी साहब और उनके मंत्री कहते हैं कि नहीं गलत बोला, और अगेन वो दोबारा से ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये उनकी पूरी प्लानिंग है। और जब लोग उनको तानाशाह कहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बिना अमित शाह और मोदी के कोई किसी की इंसल्ट कर सकता है। तो ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है जिसको ममता बनर्जी भाप गई। देश के लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख से कम नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नए कोरोना केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21 लाख के पार है। इस पर डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा की राय सुनाते हैं आपको। में जो कोरोना के न्यू केसेस हैं उनका नंबर काफ़ी घट रहा है। अभी ये जो नंबर है वो 1,65,000 से भी कम हो गया। तो 24 घंटे में 1,65,000 से भी कम कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। ये बताता है कि जो गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन पॉलिसी थी वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। जो टेस्ट हैं उनके नंबर काफ़ी बढ़ गए हैं। इससे लोगों को जल्दी ही पता चल जाता है बीमारी के बारे में, और संक्रमण फैलाने की जो दर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही जो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल्स थे उसको लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे में संक्रमण नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने की बात है कि अब भी 24 घंटे में जो डेथ रेट है वो 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में है। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसे कम किया जा सकता है। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो टेस्टिंग की जो पॉलिसी है वो कुछ स्टेट्स में अभी भी जिस मात्रा में होनी चाहिए वो उस मात्रा में नहीं हो पा रही है, जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं। साथ ही जो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं किया जा रहा। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई थी, तो वहीं कुछ लोगों की तरफ से कालाबाजारी का खेल भी शुरू कर दिया गया था।
इस विकट स्थिति में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन गुवाहाटी में एक व्यक्ति की ओर से अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिसमें वो कोविड मरीजों को फ्री में सेवा दे रहे हैं। हम लोगों का जो ये ऑटो में हम लोगों ने जो ऑटो तैयार किया है, इसमें जो ड्राइवर है उसको ट्रेन किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर है इस गाड़ी में, फर्स्ट एड किट है, और वो ट्रेन करके जो पेशेंट होता है, कोई ज़रूरतमंद है, उसको ऑक्सीजन लगाना, वो भी एक कला है। यू कैन नॉट जस्ट डू दैट ऑक्सीजन। तो ये लगा करके हमारे पेशेंट्स को ये ट्रेंड है हॉस्पिटल लेके जाना या हॉस्पिटल से घर पहुंचाना। लेकिन सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही हम लोग ये सेवा देते हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स को नहीं देते हैं। या कोविड कोई ठीक हो गया तो घर आ रहा है तब हम लोग दे दिया, वो बात अलग है। उसके अलावा हम लोग नहीं सेवा नहीं देते। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के लगभग 1 लाख गांवों में कोविड से संबंधित विशेष राहत और बचाव अभियान चला रही है। इस पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार को 7 साल आज पूरे हो गए हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, मोदी जी ने शपथ ली, सबसे पहले उन्होंने कहा मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित रहेगी। और मैं समझता हूँ हर मायने में, चाहे किसानों को समृद्धि की बात हो, चाहे हमारे देश के युवाओं को अच्छी एजुकेशन, इस देश के गरीबों को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, हर मायने में मोदी सरकार ने आगे बढ़कर काम किया है, देश की सुरक्षा को लेकर काम किया है। खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये ऐसा इस साल की 73 साल की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि इस सरकार में देश ने काफी कुछ खो दिया है। परंतु देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है और जिस प्रकार की भाजपा निर्मित त्रासदी हमने कोरोना महामारी में देखी, जिस प्रकार से एक सोती हुई सरकार ने, एक गुमशुदा सरकार ने देश के लाखों लाखों लोगों को, हमारे प्रियजनों को मरने के लिए छोड़ दिया अपने सूरते हाल पर, यह शायद ऐसा इस देश में 73 वर्ष में ना कभी हुआ और ना कभी अगली सदियों तक होने वाला है। क्या खोया क्या पाया? हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और
और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यता है। हमने खोई इंसानियत और मानवता, हमने खोई अपनी आत्मनिर्भरता, हमने खोया वैश्विक मान, और बेरहम शासक ने खोया जनता का विश्वास और सम्मान। पर फिर भी वो कहते हैं केवल मैं ही महान। 7 साल में हमने वो सब खोया जो सबसे न्यारा है। हमने खोए बहुत ही प्यारे दिल के टुकड़े, लाखों अपने। हमने खोए युवाओं के सपने। हमने खोया करोड़ों रोजगारों का आगाज। हमने खोया करोड़ों किसानों की दुगनी आय का ख्वाब। हमने खोया गरीबी से उबर अच्छे दिन के सपनों का आकार। और हमने खोए महिलाओं और दलितों के अधिकार। पर 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया, और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। पर क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब अंतिम संस्कार का अधिकार ही छीन ले सरकार, जब महामारी में अंतिम यात्रा और रीति रिवाज की भी नेहो दरकार, जब ये अंतर करना साथियों मुश्किल हो जाए कि कोरोना महामारी की मार बुरी या मोदी सरकार की दुत्कार बुरी, तो जान लें कि 73 सालों में ये दुखों का पहाड़ और अपने बच्चों की दुर्दशा। बंगाल में चक्रवात की समीक्षा बैठक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस मसले को जोर शोर से उठाकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। अब जेडीयू नेता राजीव रंजन ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लोगों को विनम्र बनाता है। ममता जी अनावश्यक टकराव और अहंकार के रास्ते पर चल रही हैं। पिछले दिनों जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक में मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति होनी थी। एजेंडा पहले से भेजा जा चुका था कि उसमें मुख्यमंत्रियों को उस फॉर्मेट में नहीं बोलना है, और इसके बावजूद ममता जी ने देश को गुमराह करने की कोशिश की कि उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। तो ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता भी आज आश्चर्यचकित है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार के मुखिया संकट की स्थिति में, पहले कोरोना का मामला था, आज ये यास तूफान का मामला है, लोगों को राहत पहुंचाने के समय सियासत का ये जो बदरंग चेहरा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रुकनपुरा की एक तस्वीर सामने आई है जहां पीएससी में इस तरह की खबर आई है। निसंदेह स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार ने 15 वर्षों में एक ऐसी स्थिति पैदा की कि आज पीएससी से लेकर के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों तक आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, और अब चिकित्सकों की भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होने जा रही हैं। फिर भी ऐसी खबरें कभी कभार आती हैं तो निश्चित तौर पर इसे चुनौती के तौर पर विभाग ले रहा है, और जहां भी इसके लिए जवाबदेह लोग होंगे, चाहे वो जल जमाव के कारण अव्यवस्था का सवाल हो या पीएससी को लेकर के जो कठिनाइयां सामने आई है, इन सबों की जांच होगी। और जो
कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता अभी काफी ज्यादा परेशान है, अभी भी अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश सरकार सिर्फ लोगों को सपना दिखाने का काम करती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करने में थोड़ी देर की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इसकी घोषणा की थी और हम लोग भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से किए थे कि जो भी अनाथ बच्चे हैं अगर उनको सरकार देखरेख नहीं करती है तो उसका भरण पोषण कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी को आवश्यक है कि हर पंचायतों का वो एक सर्वे करा ले ताकि एक्चुअल फिगर उनके सामने हो कि कितने लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता दोनों को खोया है। एक बिहार के आप अररिया के जब वायरल हुआ था तो दुनिया भर के लोगों ने देखा, फिर वहाँ के लोकल प्रशासन जाके 4 लाख रुपए का अनुदान भी उन्हें दिया। लेकिन जब मीडिया सजग होती है तो सरकार सजग होती है। हम चाहते हैं कि सरकार पहले सजग हो, वो मीडिया दिखाए तो जल और उड़ीसा के लोगों को आंसू पोंछने गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो राजनीति करने गए हैं तब तो बुरी बात है। वहाँ शुभेंदु अधिकारी प्रतिपक्ष के नेता को बुलाते हैं, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है, मुख्यमंत्री से अलग से बात नहीं करना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि अभी जो नुकसान हो रहा है बिहार में, वो बिहार आएंगे तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को अपने साथ बैठाएंगे? जिन राज्यों में जाएंगे वहाँ के प्रतिपक्ष के नेता को बैठाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ के लोगों को आंसू पोंछने कम गए थे और राजनीति करने ज़्यादा गए थे। अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ घूमना था, वहाँ विजिट करना था तो मुख्यमंत्री जी से बात करके जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो सम्मानित मीडिया के कारण खुला है कि इस कोरोना काल में जग जाहिर हो गया। जो कांग्रेस शासन काल में जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनमें से 70% जगहों पे या तो तला लटका था या भैंस और जानवर बंधा था या तबेला बना हुआ था। और जो हॉस्पिटल है उसमें आज भी जल जमाव है। आज के दिनों में तो कहाँ कोविड के इलाज हो सकता है। आप समझिए कोविड की अभी घटना घटी है तो हम सब सजग हुए हैं। सामान्य दिनों में कितनी पीड़ा बिहार के लोग झेलते होंगे, इसका खामियाजा हम बिहारवासी भोगते हैं। क्यों? साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 16 साल से भाजपा की सहयोगी सरकार है। डीएमसीएच में पानी भी भरा हुआ है, जबकि डीएमसीएच को एम्स बनाने की बात चल रही है। आज तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, आज तक पैसे आवंटित नहीं किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाने में विश्वास रखती है। काम केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। और इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने ज्यादा जानकारी साझा की, तो साथ ही अन्य मसलों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। में नहीं आ सकते, जो प्रोटोकॉल नहीं निभा सकते, जिन्हें अपने स्टेट के जो लोग हैं उनकी इस त्रासदी के समय चिंता नहीं है और अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लगे हुए हैं, वह इस तरह के भाषा शोभा नहीं देती। ऐसा कोई उनके व्यवहार में बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वह किसी तरह से भी संविधान के और फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करती हैं। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के रिकॉल किया है तो कोई कारण अवश्य होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द सर्विस रूल्स प्रॉपरली उसको नोटिस दिया है और बुलाया है और यहाँ पे उनको अलग पोस्टिंग के लिए कहा है। लेकिन फिर भी यह बात अवश्य इसमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सीनियर ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है वहाँ पे। देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह की टीका टिप्पणी राहुल गांधी जी कर रहे हैं वह प्रजातंत्र में बिल्कुल शोभा नहीं देता और आउट ऑफ टर्न किसी भी विषय पे अगर कोई बोलना की बात कहता है। कोरोना के रूप में आई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें सरकार का पूरा साथ मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा कर दी है। इस पर सीपीआई नेता अतुल कुमार रंजन ने प्रतिक्रिया दी। मंत्री और मुख्यमंत्री में होने चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना से प्रभावित होकर के हमारे बीच नहीं रहे, काल कलवित हो गए। तमाम समाचार पत्रों में, टेलीविजन के अंदर, स्वयं एएनआई ने इतनी खबरें दी हैं कि परिवार के परिवार तबाह हो गए। माता पिता दोनों कोविड के पेशेंट थे और दोनों का ही देहांत हो गया।
कहीं 13 साल की लड़की है, 2 बहनें हैं, कहीं 27 साल की बहन है, भाई है, कहीं दुधमुहे बच्चे हैं, वो छोड़ के चले गए। तो ये तो अखबारों में सब छप रहा है। तो इसको देख करके एक संवेदनशील प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सोचना नहीं चाहिए था। आज ये एक दिन का है कोविड, ये कोविड का घटना हुए आज 4 महीने से चल रहा है। और अंततोगत्वा हम तो समझते हैं जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज़्यादा संवेदनशील इस देश की न्यायपालिका है जिसने इस तरह का फैसला लिया। और मजबूरी में मैं तो फिर मांग कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि आप बड़ी पारदर्शिता का भाषण करते हैं। मेरा आपसे कहना है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कितना पैसा आया, किस किस मद में कितना खर्च हुआ, किस किस ने धन दिया है, इसकी जानकारी देश की जनता को दो। अन्यथा मैं इस निर्णय को बड़ा अजीब सा निर्णय मानता हूं। ये सरकार का कार्यकाल भी अब 1 साल का है। मैं समझ पाया कि अगर 27 वर्ष की कोई युवती हो, उसके परिवार के लोग मर गए हैं, तो आप उसको 1 लाख रुपया विवाह के लिए देंगे। लेकिन क्या सरकार के खजाने में पैसे हैं? 4,000 रुपये देने के पैसे हैं क्या? जिलाधिकारियों के पास पैसे नहीं हैं। प्रदेश के अंदर पैसा खाली है। अध्यापकों की तनख्वाह नहीं है, आंगनबाड़ी की तनख्वाह नहीं है, आशा की तनख्वाह नहीं है, ग्राम सेवकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, शिक्षा मित्रों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। रोज प्रतिदिन आंकड़े पर आंकड़े जारी हो रहे हैं, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। इसके लिए धन कहाँ है? अच्छी बात है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो मुख्यमंत्री जी जो आदेश कर रहे हैं, ये अपने कार्यकाल के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अगली सरकार के लिए। सरकार और बंगाल सरकार के बीच का मामला ये बहुत गंभीर मामला है। केंद्र राज्य संबंधों को पलीता लग गया। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जो वर्चुअल मीटिंग बुलाएं, इसमें कोई मुख्यमंत्री उपस्थिति ना हो। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों की भी एक इज्जत है, वो अपने जनता से चुने हुए हैं। आपका झगड़ा हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है ममता बनर्जी के न उपस्थित रहने पर, वो बहुत ही खेदपूर्ण है। आप कह रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों को इससे गहरा धक्का लगा है। आप इस बात को भूल गए, कृषि जो है वो संविधान के अंदर राज्यों की विषय वस्तु है। आपने 5 जून 2020 को जो 3 काले कानून कृषि संबंधी, जिस पर सारे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाखों किसान दिल्ली की संसद के बाहर आज 6 महीने से बैठे हुए हैं, आज उनके तंबू कनात भयंकर यास के चलते उखड़ गए पानी में। आपने कभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से बैठ के बात की थी? तब आपको नहीं लगा कि केंद्र राज्य संबंधों का पलीता लग गया? मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्रियों को भी, प्रधानमंत्री अगर आगे बढ़ करके कोई आदर्श कायम करेंगे तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को के ऊपर स्वाभाविक रूप से नैतिक दबाव होगा। और मैं पूछ रहा हूं फिर आखिर में, प्रधानमंत्री जी, ये जो आप खेल खेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां के मुख्य सचिव का कार्यकाल खत्म हो गया। उन्होंने और वहां के मुख्यमंत्री ने आपको चिट्ठी नहीं लिखकर भेजी, या भेजी भी होगी, कि उनका कार्यकाल बढ़ा दीजिए, तो 3 महीने का कार्यकाल। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके